गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो? और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है बच्चों? तो बच्चों कल अपन ने ग्रेविटेशनल एक्सलेशन के बारे में पढ़ा था, गुरुत्वीय त्वरण के बारे में पढ़ा था। ठीक है। एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैंने क्या बताया था कि अर्थ के केस में जो अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। अर्थ के केस में जब अपन एक ऑब्जेक्ट कौन लेते हैं, अर्थ, और दूसरा कोई और एक मास लेके रखे होते हैं, तो उस केस में जो अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी या फिर गुरुत्वीय त्वरण। अब बच्चों यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। फाइनली मैंने एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला आया था अपन का बच्चों, वो फॉर्मूला अपन का आया था सरफेस पर आया था। जी सरफेस इज इक्वल टू आया था GME अपॉन कितना RE²। ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद मैंने क्या है, ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इसमें मैंने क्या हाइट के साथ वेरिएशन निकाल लिया था। तो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी में हाइट के साथ जो अपन का वेरिएशन आया था, वो हाइट के साथ वेरिएशन आया था जी इफेक्टिव या GH इज इक्वल टू कितना, जी सरफेस अपॉन 1 प्लस H अपॉन RE का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला तो अपन का ये आया था। ठीक है। अजम्पशन जब मैंने माना था तो जी हाइट जो अपन का आया था वो आया था जी सरफेस इंटू 1 - 2H अपॉन कितना R। अब बच्चों मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे और ये वाला फॉर्मूला यूज कब करेंगे। तो ये फॉर्मूला यूज कब करेंगे जब H की वैल्यू कहाँ तक है, 500 किलोमीटर तक है या फिर इससे कैसी है, कम। तो उस केस में अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये जो अपन ने अजम्पशन मान के निकाला था। अजम्पशन क्या माना था बच्चों मैंने इसके लिए मैंने अजम्पशन माना कि RE इज ग्रेटर ग्रेटर देन क्या अपन का HE। तो यहाँ तक अपन ने कर लिया था। ठीक है। अच्छा, ये कब यूज करेंगे जब H की वैल्यू अपन को 500 किलोमीटर से कैसी दे रखी है, ज़्यादा। मतलब अच्छा, इसके बाद मैंने इनको यूज करने के लिए आपको मैंने 3 चीज़ें बताई थी कि भाई जब 1 से 10 किलोमीटर के आसपास जब अपन को हाइट दे रखी है तो उस केस में अपन ये जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, गुरुत्वीय त्वरण जो होता है, इसको अपन क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। ठीक है ना? और 10 से और 500 किलोमीटर तक अपन इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करते हैं, 1 - 2H अपॉन RE वाला। और उससे ज़्यादा हो तो कौन सा यूज करते हैं, जी सरफेस अपॉन क्या 1 + H अपॉन RE का होल स्क्वायर। ठीक है। तो ये अपन को बातें क्लियर हो गई। अब इस पर अपन कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखना। अभी आपको मैं ऐसे ही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपने 1D मोशन में क्वेश्चन किए होंगे। ठीक है। अच्छा, 1D मोशन में अपन क्या करते थे, न्यूटन्स की इक्वेशन का यूज करते थे। तो अपन ने वहाँ पर क्या किया था, उन इक्वेशन का यूज कब करते थे, सर ने आपको बताया होगा कि ये इक्वेशन कब यूज होती हैं, जब एक्सलेशन कैसा होता है अपन का, कांस्टेंट होता है। उसी कंडीशन में अपन की ये इक्वेशन क्या होंगी, यूज। यदि एक्सलेशन अपन का वेरी कर रहा है बच्चों, तो इन इक्वेशन को अपन यूज करते थे क्या, नहीं करते थे। तो देखिए अब इसमें अपन क्वेश्चन करते हैं एक दो। आपसे बोला है कि क्वेश्चन सुनना ध्यान से कि अर्थ के सरफेस से वो हाइट निकालिए जहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है वो सरफेस का कितना हो जाए, आधा, हाफ। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड आउट हाइट फ्रॉम अर्थ सरफेस where acceleration due to gravity where acceleration due to gravity half as that of surface। हिंदी में लिख लो, अर्थ के सरफेस से वह हाइट ज्ञात कीजिए जहां पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के सरफेस का आधा हो जाए। इधर देखिए, मैं मान लेता हूं कि ये अब कोई अपन की अर्थ है। इस अर्थ का मुझे मास पता है कितना ME, और अर्थ की जो रेडियस है बच्चों कितनी अपन की RE। अब मैंने मान लिया कि अर्थ से ये एक अपन की H हाइट है, इस वाली जगह पर एक मास रखा हुआ है स्मॉल m, और स्मॉल m मास का जो इफेक्टिव अपन का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वो कितना अपन का, इस सरफेस का आधा। अच्छा, सरफेस पर जो अपन का
एक्सलेशन होता है वो अपन को पता है कितना होता है, GME अपॉन कितना, RE², ये सबको पता है। अब बच्चों सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है कि अपन को ये पता होना चाहिए कि इस एच हाइट पर यदि मुझे निकालना है तो इस एच हाइट पर निकालने के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं। ठीक है, वैसे तो मुझे पता है कि एच हाइट पर निकालने के लिए जो अपन के पास फॉर्मूला होते हैं कौन कौन से हैं, जी सरफेस अपॉन कितना 1+H/RE, एक तो ये वाला फॉर्मूला होता है, और एक कौन सा होता है, जी सर हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी सरफेस इंटू 1-2H/RE। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात है अपन को दिया है कि ये जी इफेक्टिव की जो वैल्यू है वो सरफेस की कितनी है, आधी, कितनी है, आधी। तो सबसे पहले तो मुझे ये पता लगाना है बच्चों कि सरफेस की आधी यदि है, मतलब सरफेस का कितना है 50%, तो मुझे इन दोनों फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो देखो ये वाला फॉर्मूला तो कब यूज करते थे अपन बच्चों, जब हाइट अपन की कितनी होती थी 500 किलोमीटर से ज्यादा। और ये वाला फॉर्मूला कब यूज करते हैं अपन, जब हाइट अपन की 10 किलोमीटर से तो कैसी हो ज्यादा, और 500 किलोमीटर से कैसी हो कम। ठीक है, तो बच्चों में सबसे पहले ये पता लगा लेता हूं कि भाई यदि अपन की हाइट 500 किलोमीटर है तो जी में अपन का परसेंटेज चेंज क्या आ रहा है, ये मैं देख लेता हूं। तो फाइनली जब मैं देखूंगा कि भाई जी हाइट कितने हाइट पर निकाल रहा हूँ, 500 किलोमीटर पर निकाल रहा हूँ, तो देखो जी सरफेस इंटू कितना हो जाएगा 1-2 500 किलोमीटर हाइट को मैंने ले लिया, क्योंकि अपन का ये वाला फॉर्मूला कहाँ तक यूज होता है 500 किलोमीटर तक। तो मैं ये देख लेता हूँ कि भाई हाईएस्ट हाइट 500 किलोमीटर तक जी में कितना चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो जो अपन को निकालना है वो तो अपन को जी जो दे रखा है वो सरफेस का कितना दे रखा है, 50% दे रखा है। अब मैं देख लेता हूँ कि भाई 500 किलोमीटर पर जी सरफेस का कितना परसेंट होगा। ठीक है, या फिर जी की वैल्यू सरफेस की कितनी होगी, तो वहां से मैं पता लगा लूंगा कि भाई जी में इतने परसेंटेज यदि चेंज हो रहा है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, और इससे ज्यादा हो रहा है तो कौन सा वाला यूज करेंगे, ये बताओ। आर की वैल्यू कितनी है 6400 किलोमीटर। बच्चों इसको जो आप लोग सॉल्व करोगे तो ये जो वैल्यू आ रही है जी सरफेस की ये कितनी आ रही है, देखो ये 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो फाइनली कितना 1 - 10 अपॉन कितना 64, या फिर जी सरफेस को मैं क्या लिख रहा हूँ, केवल जी। तो ये हो गया अपन का 54 डिवाइडेड बाई क्या है 64। ठीक है, अच्छा इसका यदि मैं परसेंटेज चेंज निकालता हूं बच्चों तो परसेंटेज चेंज आता है कि जी की जो वैल्यू है वो कहां तक हो, 7-8% तक यदि है, जी की वैल्यू कितनी है अपन की 7-8% तक यदि है अपन की सरफेस की, तो उस वाले केस में अपन किसका यूज करते हैं, इस वाले फॉर्मूला का। और यदि जी की वैल्यू सरफेस की 7-8% से ज्यादा है तो अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। तो देखो आपको याद रखनी है सारी बातें कि यदि एच अपन का आर ई का कितना है 7-8% तक है तो अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो अजम्पशन मान के निकाला है, जी सरफेस इंटू 1-2H/R। ठीक है, यदि एच की वैल्यू 7-8% से ज़्यादा है या फिर 500 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उस केस में अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जी सरफेस अपॉन 1+H/RE का होल स्क्वायर। तो ये अपन को सारी बातें क्लियर हो गई। तो बताओ आपको कौन कौन सी बात क्लियर हुई। एक तो ये पता लगा कि भाई 1 से और 10 किलोमीटर तक लगभग जी कैसा रहता है अपन का कांस्टेंट। दूसरा क्या पता लगा आपको कि 10 से और 500 किलोमीटर तक जो फॉर्मूला यूज होगा वो कौन सा अपन का, ये वाला। और 500 से ज्यादा है तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ये। साथ में ये भी पता लगा यदि एच की वैल्यू आर ई की 7-8% तक है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज होगा, ये। यदि एच की वैल्यू आर ई की 7-8% से ज्यादा है तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। और क्या पता लगा देखो कि यदि जी इफेक्टिव की वैल्यू जी सरफेस की वैल्यू की कितनी है 7-8% तक है बच्चों, तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये। क्योंकि मैंने 500 किलोमीटर हाईएस्ट हाइट मान के निकाल लिया तो वो कितना आ रहा है, लगभग 7-8% के आसपास आएगा। ऐसे ही यदि जी की वैल्यू 7-8% से ज्यादा है सरफेस की तो कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला। अब देखो अपन के यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो सरफेस की कितनी है 50% है, तो बताओ अपन कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 50% है तो 50% है तो अपन ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, क्योंकि ये वाला फॉर्मूला तो कब यूज होता है अपन का 7-8% तक। तो देखो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है मुझे। चलो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये जो जी हाइट है उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, जी इफेक्टिव की वैल्यू सरफेस की आधी। तो देखो जी हाइट की वैल्यू तो मैंने क्या लिख दिया, जी सरफेस
डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कितना, जी सरफेस अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का क्या होल स्क्वायर। तो देखो ये आपस में कैंसिल हो गया, तो फाइनली बचा क्या अपन का 1 प्लस एच अपॉन आर ई इज इक्वल टू क्या है का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 2। ये सॉल्व कर लो, यहां से क्या निकाल सकते हैं अपन, एच निकाल सकते हैं। बताओ इसमें किसी को दिक्कत है क्या, कर लोगे यहाँ से आगे, कैलकुलेशन है करना इससे आगे। तो एक तो ऐसे क्वेश्चन इसमें बनते हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो बच्चों आप लोग इन सबको अच्छे से नोट्स में लिखें कि कब कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, देखो ये माना कि अर्थ का सरफेस है अपन का, और ये कोई अपन का एक मास है स्मॉल एम, और इसकी अर्थ सरफेस से जो अपन को ये हाइट दे के रखी है कितनी है, आर ई अपॉन कितना 4। अब अपन ने इसको क्या है ऐसे छोड़ा है इतनी हाइट से, तो आपको बताना है बच्चों कि जब मैंने इस स्मॉल एम मास को आर ई अपॉन 4 हाइट से छोड़ा है, तो ये अर्थ के सरफेस से जब टकरा रहा होगा, कॉलिजन कर रहा होगा, तो उस वाली कंडीशन में इसकी स्पीड क्या होगी अर्थ के सरफेस से टकराते टाइम। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरा। एम मास है, इसको मैं क्या है आर ई अपॉन 4 हाइट से क्या कर रहा हूँ छोड़ रहा हूँ, तो आपको अर्थ के सरफेस से टकराते टाइम इसकी क्या निकालनी है, स्पीड निकालनी है, वेलोसिटी आपको निकालनी है। सोचो कैसे करेंगे, खूब सारे क्वेश्चन किए अपन ने ऐसे 1D 2D में। तो देखो आपके दिमाग में क्या हो रहा होगा, पहले आप लोग खुद से करना, मैं बता रहा हूं, अब देखना किन किन बच्चों ने ऐसे किया है। बताओ ऐसे क्वेश्चन को अपन कैसे करते थे, b बराबर कैसे करते थे √2gh। चलो आर ई अपॉन 4 हाइट की बात हो रही है, तो बताओ g की वैल्यू कौन सी हो जाएगी, ये इफेक्टिव g हो जाएगी, क्योंकि अपन g कहां पर ले रहे हैं, इस वाली जगह पर। तो बताओ g इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, बताओ यहां पर h की जो वैल्यू है वो कितनी है अपन की, आर ई की 25% है। देखो आर ई अपन 4 का मतलब कितना हो गया 25%। तो बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे जी इफेक्टिव निकालने के लिए, जी सरफेस पर कितना होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं जी 9.81 इंटू 1 प्लस क्या है एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। तो जी अपॉन 1 प्लस एच की वैल्यू क्या है आर ई अपॉन 4, और ये क्या है आर ई, ये कैंसिल हो गया का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया अपन का 16/25g, ये अपन का जी इफेक्टिव आ गया। तो माना कि मैं जी इफेक्टिव की वैल्यू ये रख दूं, तो बताओ फाइनली कितना आ रहा है, b बराबर √2, जी इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है 16/25g, और h की वैल्यू कितनी है आर ई अपॉन 4। बताओ इस तरीके से किस किसने किया है, ऐसा किसने सोचा, जिन्होंने भी ऐसा सोचा उन सबका क्या ये गलत है। अब गलत क्यों है भाई, ये फॉर्मूला कहां से लेके आए अपन, यहीं से तो लेके आए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से। u की वैल्यू मैंने क्या मान ली 0। पर बच्चों मुझे एक बात बताओ कि ये वाला जो अपन फॉर्मूला यूज करते हैं, ये वाली इक्वेशन कब यूज करते हैं, जब ये जो एक्सलेशन होता है ये कैसा हो अपन का कांस्टेंट। अब मुझे एक बात बताओ, आर ई अपॉन 4 का मतलब कितना हो गया 6400 किलोमीटर डिवाइडेड बाई क्या 4, तो ये कितना हो रहा अपन का 1600 किलोमीटर। तो मुझे एक बात बताओ कि जब अपन का ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस से 1600 किलोमीटर ऊंचाई से आ रहा है, तो बताओ 1600 किलोमीटर ऊंचाई से और अर्थ के सरफेस तक जो अपन का जी इफेक्टिव होगा वो कांस्टेंट रहेगा, वेरी करेगा कंटिन्यूसली। देखो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई जब हाइट सरफेस से कितनी है 1 से 10 किलोमीटर के आसपास है, तो जी कैसा होता है कांस्टेंट। और यदि हाइट अपन की 10 से और 500 किलोमीटर तक है, तो जी वेरी करता है, पर वेरी कौन से फॉर्मूला से करता है, जी सरफेस इंटू 1 - 2h अपॉन आर से।
और यदि 500 किलोमीटर से भी ज्यादा है बच्चों तो जी वेरी करता है कंटिन्यूसली, और कौन से फॉर्मूला से वेरी करता है? जी सरफेस अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ, ये अपन का जो क्वेश्चन था इसमें अपन ये न्यूटन की इक्वेशन लगा सकते हैं क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि जी अपन का कांस्टेंट है ही नहीं। अपन का तो जी वेरी कर रहा है, तो वेरी यदि जी कर रहा है तो ये हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो देखो, ऐसे जिन्होंने सोचा उन सबका कैसा अपन का गलत, मैक्सिमम बच्चों ने ऐसे ही सोचा होगा। तो ध्यान रखना कि यदि अपन की हाइट सरफेस से 8-10 किलोमीटर से ज्यादा है तो अपन ये फॉर्मूला यूज कर पाएंगे क्या? आप लोग अपनी कॉपी खोल के देखना, सर ने जो 1D और 2D में आपको क्वेश्चन करवाए होंगे कि एक बॉल को मैंने फेंका है ऊपर या फिर ऊपर से नीचे फेंका है, तो उन सब में हाइट अपन की कितनी होगी? अपन की 8-7 किलोमीटर से कैसी होगी? कम होगी हमेशा। तो उस केस में अपन जी को क्या मान रहे थे? कांस्टेंट। चलो, ये यदि मेथड गलत है तो कैसे करेंगे बताओ भाई? इसका करने का तरीका क्या होगा फिर? तो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है अपन का एनर्जी कंजर्वेशन। भाई एनर्जी तो कैसी रहेगी? कंजर्व रहेगी। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में सिर्फ क्या चेंज हो सकती है। तो ध्यान रखना, जब अपन की हाइट क्या दे रखी है? 8-10 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इस केस में अपन क्या करेंगे बच्चों? एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, और एनर्जी कंजर्वेशन से क्या करेंगे? अपन निकालेंगे। चलो, मैंने मान लिया कि इस वाली जगह पर ये जो टकरा रहा है वो कितनी स्पीड से टकरा रहा है? b से। अब मैं एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं, कहां कहां पर लगा रहा हूं? देखो, ये मैंने पॉइंट 1 मान लिया, और दूसरा पॉइंट कहां पर मान लिया मैंने? जब ये पार्टिकल कहां पर टकरा रहा है? अर्थ के सरफेस से। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहा हूं मैं, देखो कहां कहां पर? एट 1 and 2। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। अच्छा, इसको यदि मैं डायग्राम को अच्छे से बनाऊं तो कंडीशन कैसी? ऐसी तो है कि ये अर्थ है अपन की, ठीक है। अर्थ का मास कितना दे रखा है? me, और इस पूरे के पूरे मास को मैं कहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं? सेंटर ऑफ मास पर। अर्थ की रेडियस क्या होती है अपन की? re। और इस सरफेस से हाइट जो दे रखी है पार्टिकल की, ये कितनी है अपन की? re अपॉन कितना? 4। चलो, अब मुझे एक बात बताओ बच्चों कि यदि मैं इस वाली जगह पर और इस वाली जगह पर एनर्जी कंजर्वेशन लगाता हूं तो कैसे लगाऊंगा बोलो? चलो, टोटल एनर्जी इस वाली जगह पर कितनी होगी बताओ? इसकी इनिशियल कंडीशन में स्पीड कितनी है? 0। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी हो गई? 0। ठीक है। अर्थ कैसी अपन की? ये भी अपन की क्या है? स्थिर है, तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 0। अब निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। बताओ, इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? बताओ, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है तो कितनी होती है? -G m1 m2 अपॉन कितना? R। तो -G m1 की वैल्यू कितनी है? m, और m2 की वैल्यू कौन है? अर्थ है, तो कितना हो गया? me अपॉन r। r क्या होता है? दोनों मास के बीच की डिस्टेंस। बताओ, अर्थ का जो मास है वो मैं कहां पर कंसंट्रेट मान सकता हूं? इस वाली जगह पर, सेंटर ऑफ मास पर। तो बताओ, ये डिस्टेंस कितनी होगी? re अपॉन 4 प्लस कितना? re। तो re अपॉन 4 प्लस re, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी अपन की? डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, 5 re डिवाइडेड बाई कितना? 4। ये तो इनिशियल कंडीशन में एनर्जी हो गई बच्चों। अच्छा, फाइनल कंडीशन में यदि मुझे एनर्जी निकालनी है, फाइनल कंडीशन में एनर्जी कब निकालनी है? जब ये पार्टिकल कहां पर टकरा गया? इस वाली जगह पर। बताओ, ये पार्टिकल इस वाली जगह पर टकरा गया, तो पार्टिकल की स्पीड कितनी मानी है मैंने? b। तो बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? हाफ mv²। बताओ, ये पार्टिकल यहां पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? -G m me। बताओ, यहां पर पार्टिकल होगा तो दोनों पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस कितनी है भाई? अर्थ जो है उसके पूरे के पूरे मास को मैंने कहां पर कंसंट्रेट मान लिया? सेंटर ऑफ मास पर। तो बताओ, यहाँ की डिस्टेंस कितनी है? re के बराबर। तो फाइनली देखो, m से m तो अपन का कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अपन का? बचा ये कि b²/2 इज इक्वल टू, इसको मैं इधर लेके आ रहा हूं, देखो कितना हो रहा है? G कैपिटल me अपॉन कितना? re। ठीक है, और ये कितना बच रहा अपन का? -G me अपॉन कितना? 5/4 re। तो फाइनली बताओ, मैं यहां से b की वैल्यू निकाल सकता हूं नहीं निकाल सकता हूं? क्योंकि me और re तो अपन को पता है।
तो बच्चों एक चीज मुझे बताओ कि इन क्वेश्चन को अपन कैसे करेंगे, ये आपको क्लियरिटी आई या नहीं आई? तो किससे करेंगे अपन? एनर्जी कंजर्वेशन से। कर लो। अगला क्वेश्चन और देखो, एक और। कर लोगे? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ये माना कि अर्थ सरफेस अपन का, और अर्थ की सरफेस से एक मास को मैं, ये स्मॉल एम मास है, इसको मैं ऊपर की तरफ 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से क्या है, फेंक रहा हूं। तो आपको बताना है कि ये अधिकतम, ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। क्या बताना है कि अर्थ की सरफेस से जब मैंने एक पार्टिकल को जिसका मास माना कि स्मॉल एम है, 5 किलोमीटर पर सेकंड से मैंने क्या ऊपर की तरफ फेंका है ऐसे, तो बताइए ये मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा। सोचिए कैसे करेंगे। देखो आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए अभी तक, ठीक है। बंडी जब पढ़ा था तो आप पता नहीं लगा पाते थे, पर अपन ने अब ग्रेविटेशन पढ़ लिया तो अपन पता लगा लेंगे कि भाई जी अपन का वेरी कर रहा है, कांस्टेंट है। देखते हैं अभी, देखो बताओ मैं ऊपर की तरफ कितनी स्पीड से फेंक रहा हूँ, 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो फाइनली मैं क्या कर सकता हूँ, देखो b² = u² + 2gs से मैं कर सकता हूँ। मान लेता हूँ, माना कि जी कैसा कांस्टेंट है थोड़ी देर के लिए। अब देखते हैं कांस्टेंट है या नहीं है, हाइट निकालेंगे जब पता लगेगा। बताओ फाइनल वेग कितना होगा, 0। इनिशियल कंडीशन में वेग कितना है, 5000 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। बताओ ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो क्या आएगा, -2, जी की वैल्यू कितनी है 10, और एच। तो फाइनली जो एच अपन का आ रहा है बच्चों, कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है अपन का 5000 × 5000 डिवाइडेड बाई कितना, 20। एक जीरो अपन की कैंसिल हो गई, और ये कितना हो गया अपन का 250, ठीक है। और इसको, ये जो आई है वैल्यू किस में आई है, मीटर में। अब इसको जब किलोमीटर में चेंज करेंगे तो मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये भी अपन का क्या कैंसिल हो जाएगा, तो बच्चा कितना, 25×5 = 125, मतलब 1250 किलोमीटर। मतलब यदि मैं 5 किलोमीटर पर सेकंड की हाइट से, यदि पर सेकंड की स्पीड से यदि मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं, तो अपन ने ये वाला फॉर्मूला जब यूज किया है तो हाइट कितनी आ रही है, 1250 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताओ, जब अर्थ की सरफेस से हाइट अपन की 1250 किलोमीटर है, तो बताओ इस केस में अपन का जी कांस्टेंट रह सकता था क्या? भाई जी कांस्टेंट तो कौन सी वाली कंडीशन में रहता था, जब सरफेस से हाइट कितनी अपन की, लगभग 10 किलोमीटर तक मैक्सिमम। वैसे तो 6-7 किलोमीटर तक यदि हाइट होगी तो उसी कंडीशन में अपन जी को क्या मानते हैं, कांस्टेंट। फिर भी मैंने आपको याद करने के लिए बोल दिया कि जी अपन कांस्टेंट कहां तक मान सकते हैं बच्चों, 10 किलोमीटर तक। तो देखो यहां पर तो हाइट कितनी आ रही है, 1250 किलोमीटर। तो बताओ इस हाइट में, मतलब सरफेस से और 1250 किलोमीटर तक अपन का जी कांस्टेंट रहा होगा क्या, नहीं रहा होगा। तो बताओ यदि जी कांस्टेंट ही नहीं रहा होगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, तो ये यूज करेंगे क्या, नहीं करेंगे। तो जो भी बच्चे इस तरीके से सोच रहे थे उन सबका क्या है, गलत। भाई जी कांस्टेंट है ही नहीं है। जी यदि कांस्टेंट होता, एक्सेलरेशन यदि कांस्टेंट होता, तो मैं सोचता कि हाँ ऐसे कर सकते हैं। पर 1250 किलोमीटर तक एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है क्या, नहीं होगा। तो ऐसे केस में अपन ये न्यूटन की इक्वेशन यूज करेंगे, नहीं करेंगे। तो फाइनली फिर कौन से मेथड से करेंगे इसको, वापस से वही एनर्जी कंजर्वेशन। कंडीशन कैसी है, देखो ये अर्थ है, ये अर्थ का क्या सेंटर है, और सेंटर पर पूरे के पूरे मास को मैं क्या मान सकता हूं, कंसंट्रेट। ये अर्थ की रेडियस है, ठीक है। अर्थ के सरफेस से यहां से मैंने 5 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पार्टिकल को क्या फेंका है। मैं मान लेता हूं पार्टिकल कहां तक गया है, इस वाली जगह पर, मतलब पार्टिकल की यहां पर स्पीड कितनी होगी है, 0। और ये हाइट मैंने मान ली कि भाई मैक्सिमम कितनी हाइट तक गया है, एस तक। तो एच हाइट तक गया है बच्चों, मुझे यही एच हाइट क्या करनी है, निकालनी है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा, वही एनर्जी कंजर्वेशन करूंगा। क्या करूंगा, एनर्जी कंजर्वेशन।
बताओ एनर्जी कंजर्वेशन कौन कौन से पॉइंट पर करना है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और एक कौन सा पॉइंट हो गया, ये वाला। तो एनर्जी कंजर्वेशन एट पॉइंट 1 एंड 2, मैं इक्वेशन बना के बता रहा हूं, आगे का आपको करना है, ठीक है। तो ये क्या अपन का गलत है, तो एनर्जी कंजर्वेशन से करेंगे। देखो पॉइंट 1 पर टोटल एनर्जी यदि मैं निकालूंगा तो कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, वो कितनी है, हाफ mv², प्लस पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो जी एम एम ई अपॉन कितना, बताओ। ये पार्टिकल यहाँ पर है तो अर्थ का मास कहाँ पर कंसंट्रेट है, यहाँ पर। तो बताओ दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर ई इज इक्वल टू, बताओ पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया तो बताओ स्पीड तो कितनी हो गई, जीरो। तो काइनेटिक एनर्जी तो कितनी है, जीरो। और पार्टिकल यहाँ पर पहुंच गया तो सिस्टम की जो अपन की पोटेंशियल एनर्जी है, भाई एनर्जी कंजर्वेशन अपन किस पर लगाते हैं, पूरे सिस्टम पर लगाते हैं, पर्टिकुलर पार्टिकल पर नहीं लगा रहे हैं अपन, पूरे सिस्टम की एनर्जी कंजर्व रहती है। तो बताओ यहाँ पर पहुंच गया तो सिस्टम के पास कौन सी एनर्जी है, केवल पोटेंशियल एनर्जी, वो कितनी है, जी एम एम ई अपॉन कितना, आर ई प्लस एच। देख लो भाई यहाँ पर है तो दोनों मास के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी अपन की, आर ई प्लस एच। देखो इसको सॉल्व करके आप लोग क्या निकाल सकते हो, बी की वैल्यू अपन को पता है, एम से एम तो कैंसिल हो जाएगा, स्मॉल एम से एम। तो अपन यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, हाइट निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या। तो देखो अपन बंडी जब पढ़ा था तो अपन ये पता नहीं लगा पाते थे कि भाई जी अपन का कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है, पर ग्रेविटेशन अपन ने पढ़ लिया तो अपन पता लगा सकते हैं कि जी अपन का कांस्टेंट है या फिर वेरी कर रहा है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे पता नहीं सर ने क्या कर दिया, सब मिक्स कर दिया 1D 2D में और यहाँ पे जाने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो इन सब चीज़ों को आप लोग अच्छे से बहुत धीरे धीरे सबको क्लियर करें दिमाग में कि वहाँ पर अपन ने कैसे क्वेश्चन किए थे और यहाँ पर अपन ने कैसे क्वेश्चन किए हैं। 1D 2D में जो क्वेश्चन किए थे आप लोग कॉपी निकाल के देखना, सर ने जो हाइट ली है वो कभी भी ये 8-10 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं ली होगी। वैसे जनरली हाइट कितनी लेते हैं, 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 100 मीटर ऊंचाई से गिराया है, तो उस केस में अपन जी को क्या मान रहे थे, कांस्टेंट। पर जब ऐसे हाइट होगी तो उस वाले केस में जी कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा तो इन फॉर्मूला को अपन क्या यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये क्लियरिटी आई या नहीं आई, मुझे ये बताओ आप। इतना यदि क्लियर हो गया तो आगे अपन बढ़ते हैं अब कि ये जो अपन का जी होता है हाइट के साथ जो जी अपन का वेरी कर रहा है, उसमें परसेंटेज चेंज यदि मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो हाइट के साथ में जो अपन का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन में जो अपन का चेंज आ रहा है उसका मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है। यदि आपको हाइट में परसेंटेज चेंज दे रखा है तो अपन कैसे निकालेंगे, देखो इधर देखिए मुझे बताओ, जी इफेक्टिव की जो वैल्यू होती है हाइट के साथ वो कितनी होती है अपन की, जी सरफेस, सरफेस वाले जी को मैं क्या बोल रहा हूँ, जी सरफेस पर जी जो होता है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, जी। भाई अभी तक अपन ने सब यही तो पढ़ा कि ग्रेविटेशनल एक्सलेशन कितना होता है, गुरुत्वीय त्वरण कितना होता है, जी और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.81। तो जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना होगा, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई का पावर -2, या फिर अपॉन में करेंगे तो कितना हो जाएगा, पावर 2। ये होता है। अब यदि आपको एच में परसेंटेज चेंज बच्चों दे के रखा है तो अपन जी में परसेंटेज चेंज कैसे निकालेंगे। अच्छा एच में परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, यही तो होता है परसेंटेज चेंज का मतलब, परसेंट कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाई क्या, इनिशियल इनटू कितना 100। इस तरीके से अपन क्या निकालते हैं, परसेंटेज चेंज निकालते हैं। तो देखो परसेंटेज चेंज इन एच क्या होगा अपन का, यही तो होगा एच फाइनल माइनस एच इनिशियल डिवाइडेड बाई एच इनिशियल इंटू 100। ये वाली जो चीज होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। देखो एच फाइनल माइनस एच इनिशियल को मैं बोल सकता हूँ डेल्टा एच अपॉन एच इनिशियल इंटू कितना 100। अच्छा डेल्टा एच जब बहुत कम होता है तो उसको अपन किससे डिनोट कर सकते हैं, डीएस से। भाई यदि ये जो डिफरेंस है बहुत कम है तो इसको डेल्टा एच लिखने की बजाय किससे लिख सकते हैं, डीएच से। तो डी एच अपॉन एच इंटू कितना 100, मतलब ऐसी जो चीज है उसको अपन बोलते हैं परसेंटेज चेंज इन एच। क्लियर है वाली बात।
तो देखो, यदि मुझे एच में परसेंटेज चेंज दे के रखा है और मुझे क्या निकालना है, जी इफेक्टिव में परसेंटेज चेंज निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, ऐसी चीज कब आएगी? भाई ये तो मैंने मान लिया इनिशियल कंडीशन में, ये तो मान लिया मैंने क्या, इनिशियल कंडीशन में। अब फाइनल कंडीशन में भी निकालना है, तो फाइनल कंडीशन में निकालूं पहले तो मैं, फिर इनिशियल को घटाऊं, उसमें से इनिशियल से डिवाइड करूं, तब जाके मेरा क्या आएगा, जी में परसेंटेज चेंज आएगा। तो ये सब करने की बजाय, इसकी बजाय मैं डायरेक्ट बताओ वो जो चेंजेज हैं जी फाइनल माइनस जी इनिशियल, वो निकाल सकता हूं। बताओ जी फाइनल माइनस जी इनिशियल का मतलब क्या होगा, डीजी। अच्छा, डीजी का मीनिंग क्या होता है, डिफरेंशिएशन करना है मुझे, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो आप मेथड याद रखें। तो बताओ, यदि मुझे परसेंटेज चेंज निकालना है तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। बताओ चेंज कौन कौन सी चीज हो रही है बच्चों, यहाँ पर एक तो जी चेंज हो रहा है और एक कौन चेंज हो रहा है, एच आर ई, और ये वाला जी सरफेस पर तो कैसी है अपन के, कांस्टेंट। तो बताओ इसका जब डिफरेंशिएशन किया तो कितना, डी जी इफेक्टिव इज इक्वल टू, बताओ सबसे पहले मैं किसका करूंगा, पावर का। तो पावर क्या कर रही है अपन की, आगे आ गई, और जितनी दे रखी है उसमें से क्या किया मैंने, एक को घटा दिया, तो कितना हो गया, -3। ये तो पावर का हुआ अभी तक। अब मैं किसका करूंगा, पावर के अंदर जो चीज है उसका करूंगा। तो पावर के अंदर चीज कौन सी है, देखो 1 का तो कितना हो गया, 0। बताओ एच का कितना होगा अपन का, डी एच। बताओ आर ई तो क्या अपन का, कांस्टेंट। बताओ किसी को दिक्कत क्या है इसमें? अब परसेंटेज चेंज निकालना, परसेंटेज चेंज का मतलब क्या है, देखो ये अपन का ये वाली चीज तो आ गई भाई, एच एफ माइनस एच आई, एच एफ माइनस एच आई का मतलब डी एस। तो देखो डी एस तो अपन का आ गया। ऐसे ये डीजी क्या चीज है अपन का, डीजी का मतलब है बच्चों, जी इफेक्टिव है फाइनल है माइनस क्या है, जी इफेक्टिव है इनिशियल। अब परसेंटेज चेंज निकालना तो मुझे इससे इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, इनिशियल कंडीशन में जो अपन का ग्रेविटेशनल एक्सलेशन है उससे क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इनिशियल कंडीशन में कौन सा है, ये रहा। तो बताओ परसेंटेज चेंज यदि निकालना तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन नंबर 2 में इक्वेशन नंबर 1 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन नंबर 1। तो ऐसा जब मैं कर रहा हूं तो देखो क्या आ रहा है, ये आ रहा अपन का डी जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव इक्वल टू, ये कितना देखो, -2 जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर ई की पावर कितना, -3। और ये हो गया बच्चों डी एच अपॉन कितना, आर ई डिवाइडेड बाई, इसको लिख दो ये कितना है, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन क्या है, आर ई की पावर -2। ठीक है, देखो ये -3 और ये -2, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, जी से जी भी कैंसिल हो गया। तो बचा कितना देखो, बचा अपन का माइनस से, ठीक है, 2 अपॉन, देखो ये कितना है, ये -1 बचेगी, तो पावर 1 किधर चले गई, नीचे। तो ये हो गया 1 प्लस एच अपॉन आर ई इंटू कितना, डी एच अपॉन कितना, आर ई। बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? इसमें यदि किसी को दिक्कत हो तो बोलो। चलो ये तो मुझे आ गया, यहां तक कर लो सब लोग, कर लो यहां तक। अब देखो एच में परसेंटेज चेंज यदि मुझे बनाना है तो मुझे तो क्या बनाना पड़ेगा, फाइनली डी एच अपॉन एच बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, डी एच अपॉन डी एच। तो ये क्या आ रहा है देखो, डी जी इफेक्टिव डिवाइडेड बाई जी इफेक्टिव इज इक्वल टू कितना आ रहा है अपन का, ये आ रहा है -2/1 प्लस एच अपॉन आर ई, और ये आ रहा अपन का डी एच अपॉन आर ई। तो आर ई को तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मुझे बनाना क्या, देखो डी एच अपॉन एच, तो उसके लिए मुझे एच से नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और एच से कहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर। चलो बताओ यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? अब दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूँ, 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो डी जी इफेक्टिव अपॉन जी इफेक्टिव इंटू 100 इज इक्वल टू कितना, -2h अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई इंटू आर ई, और इसको भी कर दिया डी एच अपॉन एच इंटू कितना, 100। बताओ ये वाली चीज क्या बन गई अपन की, यही तो बन गई। और ये क्या अपन का, परसेंटेज चेंज इन हाइट।
अच्छा ये क्या हो गया, परसेंटेज चेंज इन जी, तो लिख लेना ये तो क्या है, परसेंटेज चेंज इन जी इफेक्टिव, और ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन एच। अब देखो, और इसको थोड़ा सा मैं सिंपल फॉर्मूला बना देता हूं। मुझे एक बात बताइए बच्चों, यदि आर ई से मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं, तो आर ई से अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या बनेगा, देखो परसेंटेज चेंज इन जी इफेक्टिव इज इक्वल टू क्या बन रहा है, देखो माइनस 2h अपॉन आर ई से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन रहा है, देखो आर ई प्लस कितना एच, और साथ में क्या है, परसेंटेज चेंज इन एच। तो देखो यदि परसेंटेज चेंज इन एच अपन का क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या, अपन सरफेस से हाइट ले रहे हैं, तो यदि अपन ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो अपन का जी क्या होगा, अपन का डिक्रीज होगा। माइनस तो सिर्फ किस चीज को बता रहा अपन का, ये वाला कि जी क्या करेगा, अपन का डिक्रीज करेगा, घटेगा, ठीक है। और यदि परसेंटेज चेंज है बच्चों अपन का कैसा है, नेगेटिव है, तो जी क्या करेगा, इंक्रीज। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव का मीनिंग क्या है ये भी समझ लो आप लोग एक बार। माना कि ये अर्थ है अपन की, अब इनिशियल कंडीशन में अपन का मास यहाँ पर है और फाइनल कंडीशन में यहाँ पर है, तो बताओ इस वाली कंडीशन में जो डेल्टा एच की वैल्यू होगी वो पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। भाई डेल्टा एच क्या होता है, एच फाइनल माइनस एच इनिशियल, तो एच फाइनल तो कौन सा है ये, और एच इनिशियल कौन सा है ये, तो इनको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा अपन का, डेल्टा एच नेगेटिव आएगा। बताओ डेल्टा एच नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। इसको मतलब जी क्या करेगा अपन का, इंक्रीज करेगा। वैसे भी देख लो, अर्थ के सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं तो जी क्या करेगा, डिक्रीज, और अर्थ की सरफेस की तरफ आएंगे तो जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये चीजें अपन को क्लियर हुई या नहीं हुई, तो ये आपको फॉर्मूला याद यदि रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अपन डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके क्या निकाल सकते हैं, परसेंटेज चेंज इन जी। तो ये अपन का केस नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चों, कि हाइट के साथ में ग्रेविटेशनल एक्सलेशन में किस तरीके से वेरिएशन हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, और इस पर क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए, ठीक है। केस नंबर 2 आता अपन का, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन विद डेप्थ। केस नंबर 2 आता अपन का, वेरिएशन इन ग्रेविटेशनल एक्सलेशन विद डेप्थ फ्रॉम अर्थ सरफेस। देखिए डेप्थ के साथ में वेरिएशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें इधर, ये अर्थ है अपन की, अर्थ की रेडियस कितनी है, आर ई, और मास कितना हो गया अपन का, एम ई। अब कोई अपन का एक पार्टिकल, उस पार्टिकल को मैं अर्थ के अंदर सरफेस से कितनी डेप्थ तक लेके गया हूं, डी तक, पार्टिकल ये रहा अपन का। ये जो पार्टिकल है, इस पार्टिकल का मास कितना हो गया अपन का, स्मॉल एम। अब यदि ये पार्टिकल अपन का इस वाली जगह पर है, तो अपन को इस वाली जगह पर इस पार्टिकल के लिए एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, ठीक है। मतलब अर्थ के कारण जो गुरुत्वीय त्वरण होगा वो अपन को निकालना है। अब बच्चों मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि अर्थ जो है वो किसकी तरह काम करती है, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की तरह काम करती है। मतलब अर्थ के लिए वो सारे रिजल्ट वैलिड होंगे बच्चों जो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के लिए होंगे, अचालक ठोस गोला के लिए। तो सबसे पहली बात तो अपन को यह आनी चाहिए कि भाई अचालक ठोस गोला या फिर नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जो होता है उसके लिए कौन कौन से रिजल्ट होते हैं। अब रिजल्ट में कौन सा यूज करने वाला हूं ये भी अपन को पता होना चाहिए। अब बच्चों एक चीज मुझे बताइए कि मैंने कल आपको बताया था कि अर्थ के केस में जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है अपन का, वो किसके इक्वल होता है अपन का, अर्थ के केस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो अर्थ के कारण अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसके बराबर होता है। इस बात को अच्छे से याद रख लो आप लोग कि अर्थ के केस में ग्रेविटेशनल फील्ड किसके कारण, अर्थ के कारण, और एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों कैसे होते हैं, इक्वल।
भाई एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है अपन का, फोर्स डिवाइडेड बाई मास, और ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होता है अपन का, फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो ये बात अच्छे से लिख लो, इसमें नोट्स में लिख लो, अर्थ ऊपर लिख लो, खोपचा में ऊपर जो जगह बच रही है उसमें देखो, अर्थ के केस में एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू अर्थ। चलो एक चीज और लिख लो इसमें, दोबारा से मैं कल भी लिखा चुका हूं कि लिख लो, देखो अर्थ के लिए सारे रिजल्ट कौन से होंगे अपन के, जो रिजल्ट किसके होते हैं, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के, ठीक है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के। अच्छा, सॉलिड स्फीयर के लिए मैंने आपको ये ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू निकालना बताया था, ठीक है, बाहर स्फीयर के सरफेस पर और अंदर, वो सारे फॉर्मूला आपको मैंने बताए थे, ठीक है, याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब अपन पढ़ते हैं बच्चों तो ऑटोमेटिक सारे फॉर्मूला अपन को याद हो जाएंगे। तो देखो मैं आपको बताता हूं अपन को कहां पर निकालना है, यहां पर निकालना है। यहां का मतलब क्या है कि ये जो अपन का है अर्थ जो है भाई, अर्थ किसकी तरह कार्य कर रही है, अर्थ किसकी तरह काम कर रही है अपन की, यहाँ पर सॉलिड स्फीयर की तरह काम कर रही है। किसकी तरह काम कर रही है, सॉलिड स्फीयर की तरह। और सॉलिड स्फीयर भी कौन सा, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि अपन जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्फीयर पढ़ेंगे वो कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अलग पढ़ेंगे, नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर अलग पढ़ेंगे। तो यहां पर जो रिजल्ट होंगे अपन के वो नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर जैसे होंगे। अब देखिए मुझे बताओ, यदि मैं इस वाली जगह पर निकालना चाहता हूं क्या, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये तो मुझे पता लग गया कि इस वाली जगह पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा बच्चों, वो इस वाली जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड के इक्वल होगा। ये क्लियर है बात? तो बताओ, इस वाली जगह पर यदि मैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालूं तो उसकी बजाय तो मैं क्या निकाल लूं, यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड निकाल लूं। और ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने के लिए बताओ, ये वाला पॉइंट अपन का कहां पर है, इस सॉलिड स्फीयर के अंदर है, और सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है, ये वाली अपन की, ये है अपन की RE-D। क्लियर? चलो अब देखो, ये जो अपन का होता है ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर, अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, -GME/R अपॉन कितना, R³। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, बताओ ये होता है नहीं होता, इसमें किसी को दिक्कत है क्या? पिछला पढ़ा यदि हो तो आप लोग पन्ने पलट के देखो कि ये फॉर्मूला सॉलिड स्फीयर के लिए, स्फीयर के अंदर जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वो लिखा है नहीं लिखा, GMR/R³। चलो बताओ, ये जो अपन का ग्रेविटेशनल फील्ड है ये किसके बराबर होगा अपन का, यही होगा अपन का जी इफेक्टिव के बराबर। और ये जी इफेक्टिव किधर है, अंदर अपन निकाल रहे हैं अर्थ के डेप्थ में। तो इसका मीनिंग मुझे ये तो पता लग गया कि भैया जी इफेक्टिव जो होगा वो कितना अपन का, जी बताओ एम की वैल्यू क्या अपन की, एम किसके कारण निकालना है, सॉलिड स्फीयर जो है अपन का कौन है, अर्थ, और अर्थ का मास कितना है, ME। तो GME। अच्छा आर, ये आर अपन कहां से लेते थे, सेंटर से। तो बताओ सेंटर से डिस्टेंस कितनी है अपन की, RE-D डिवाइडेड बाई ये आर क्या है, जो अपन का सॉलिड स्फीयर होता था उसकी रेडियस। बताओ सॉलिड स्फीयर कौन है, अर्थ, तो अर्थ की रेडियस कितनी है, RE, तो कितना हो गया, RE³। ठीक है, माइनस तो सिर्फ किसको बता रहा था, इसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा था, या फिर मैं बोलूं कि ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इसकी डायरेक्शन हमेशा किधर अपन के, अर्थ के सेंटर की तरफ। वो कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको बताया था कि भाई ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन यदि निकालनी है, या फिर तो अपन जिस पॉइंट पर अपन ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन निकाल रहे हैं वहां पर एक मास रख लेते हैं, और मास पर दूसरे मास के कारण क्या, फोर्स निकालते हैं। फोर्स की डायरेक्शन ही क्या होती है, ग्रेविटेशनल फील्ड की डायरेक्शन। चलो अब अपन करते हैं आगे। ये तो मुझे पता लग गया कि भाई अंदर यदि डी डेप्थ पर, ये डेप्थ अपन ने कहां से लिया, सरफेस से, डी डेप्थ पर यदि मैं एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालूंगा तो कितना आएगा ये। अब देखो ये जो फॉर्मूला अपन का आया इसकी शकल बहुत बेकार है, इसको अपन थोड़ा सा अच्छा बना लेते हैं। चलो अच्छा बनाते हैं इसको, कोशिश करते हैं। देखिए तो
जी इफेक्टिव ये कहां पर है, डेप्थ में। जी एम ई, देखो यहां से मैं क्या कर रहा हूं, ये आर ई कॉमन ले रहा हूं, तो अंदर कितना बच रहा है, 1 माइनस ए डी अपॉन कितना आर ई, और नीचे कितना अपन का आर ई की पावर 3, तो एक आर ई से एक आर ई अपन का कैंसिल हो गया। तो ये अपन का जो जी इफेक्टिव है अंदर बच रहा है, लिख लेना, ये कहां पर है अपन का, अंदर, ठीक है, डेप्थ में। तो वो कितना है देखो, जी एम ई अपॉन कितना आर ई स्क्वायर इंटू कितना 1 माइनस ए डी अपॉन कितना आर ई। चलो ये अपन ने थोड़ा सा इसमें क्या मॉडिफिकेशन किया। अब बच्चों देखो, ये वाली चीज आपकी पढ़ी हुई दिख रही है नहीं दिख रही भाई, ऐसा आपने कहां पर पढ़ा था, मुझे बताओ। सरफेस पर जो आपने जी निकाला था, जी सरफेस जो आपने निकाला था, उसका फॉर्मूला क्या था, यही तो था, जी एम ई अपॉन कितना आर ई स्क्वायर। तो देखो इस वाली चीज को मैं जी सरफेस लिख दूं, तो इसको यदि मैं जी सरफेस लिखूंगा तो फाइनली अपन का क्या आ रहा है, देखो ये फॉर्मूला आ रहा है, जी इफेक्टिव जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, जी सरफेस इनटू कितना 1 माइनस डी अपॉन कितना आर ई। बताओ इस फॉर्मूला से मुझे ये बताओ कि यदि अपन अर्थ के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो बताओ इफेक्टिव जो ग्रेविटेशनल एक्सलेशन होगा वो अपन का इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। देखो 1 माइनस डी अपॉन आर ई का मतलब क्या है, डी की वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेगी तो ये वाली वैल्यू तो क्या होगी अपन की 1 से कम, 1 से कम वाली वैल्यू को जी सरफेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जी इफेक्टिव किससे कम आएगा अपन का, सरफेस से कम। इसका मतलब क्या है, हाइट में भी अपन जा रहे हैं तब भी अपन का जी क्या होता है, डिक्रीज होता है, और डेप्थ में भी अपन जाते हैं तो जी क्या होता है अपन का, डिक्रीज होता है। अब बच्चों देखो हाइट वाले में तो अपन ने एक अजम्पशन माना था, तो अपन ने एक फॉर्मूला और निकाला था। यहाँ पर ऐसा कोई अजम्पशन मानने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये जो फॉर्मूला होता है ये अपन का डेप्थ में हमेशा वैलिड होगा। तो लिख लेना कि ये ऑलवेज वैलिड है, ये कोई अजम्पशन नहीं माना अपन ने इसमें, चाहे डेप्थ कितनी भी हो, हमेशा फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे अपन, यही, ठीक है ना। और साथ में ये भी लिख लेना कि डेप्थ में अंदर यदि जाएंगे तो जी अपन का क्या होगा, डिक्रीज होगा, और हाइट में जाएंगे तब भी क्या होता है अपन का, डिक्रीज, सरफेस के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों ये आपको क्लियर हुआ है नहीं हुआ कि अपन डेप्थ में यदि जा रहे हैं तो जी में वेरिएशन किस तरीके से हो रहा है, वो क्या हो गया, जी इफेक्टिव इज इक्वल टू जी सरफेस इंटू 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, इस पर मैं कल एक आध क्वेश्चन कराऊंगा आपको। उसके बाद अपन अगला जो वेरिएशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि अर्थ के रोटेशन के साथ जी में क्या वेरिएशन हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़ना थोड़ा अच्छे से। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।